वक्फ एक इस्लामिक एक ऐसा तरीका है जो आपको कोई अपनी चीज़ अल्लाह के लिए हमेशा के लिए दे दें आप, वो वक्फ होता है जी। और वो जब तक कायम रहेगी तब तक वो मुसलमानों के हित में यूज़ होती रहेगी। वक्फ का जो उम्मीद पोर्टल है उसकी आखिरी तारीख क्या है और इस पोर्टल में अब तक कितने लोग जुड़े हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए और कि यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे कि उनके अंदर इंसानियत है। गोरी चमड़ी के लोगों के अंदर इंसानियत है, उन्होंने पढ़ा, वो दे रिस्पेक्ट यू। हमारे अंदर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम का बेसिक ही है ना। कुरान के अंदर कहा है कि आपने एक इंसान को बचाया, गोया आपने सारी इंसानियत को बचा लिया। आपने एक को मारा है, गोया आपने सारी इंसानियत को मार दिया। ये हमारी कमियां हैं कि हम अपने जो मैसेज को कन्वे नहीं कर पाए। इतनी बेहतरीन किताब जो हमारे पास है, उसको किताब को पकड़ के दबा के बैठ गया हूँ। वी डिड नॉट लेट इट स्प्रेड टू एवरीबडी। इस्लाम में कहा गया कि आपको हलाल और हराम दोनों चीज़ आपके सामने रख दी गई है। आपको तालीम और इल्म आपको दे दिया गया है। आपके ऊपर है कि आप अक्ल सलीका यूज़ करें और उसमें से हक सही क्या है गलत क्या है उसको आप चूज़ करें। हाँ, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ कि आप यू गो टू वेस्ट, राइट, वेदर यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, वेरेवर यू वांट टू गो, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को वहाँ से एडॉप्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह एक मुसलसल राब्ते के बाद आज वो दिन आ ही गया सर कि आज हम पॉडकास्ट पर मिल रहे हैं। कई दिनों से आपसे मैं राब्ते में था, आपकी भी मसरूफियात रही जी। कई सारे केसेस पर आप काम कर रहे हैं, वक्फ, यूसीसी, सीए और आखिर में आपने एसआईआर के अंदर भी बहुत खिदमत अंजाम दी। माशाल्लाह आपकी खिदमत को मैं देख रहा हूँ और सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे मैं राब्ते में हूँ। मिलना तो बहुत मुश्किल होता है पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अपना फरीज़ानदा अंजाम दे रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर नुक्ता जो ज़िंदगी बदल दे इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सी वजूहात थी जिसके चलते आपने वकालत फील्ड सिलेक्ट किया? आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ नानपुरा जो पुलिस स्टेशन पहले पुलिस चौकी होती थी, वहाँ पे एक उसके सामने एक जैन मंदिर है जी। उस जैन मंदिर के बगल में उस जमाने में एक जेरोक्स की दुकान हुआ करती थी जी। और मैं उस जेरोक्स की दुकान पे जब मैं कॉलेज के ज़माने में पढ़ता था तो अक्सर वहाँ पे जाया करता था जेरोक्स करवाने जी। और उस अंकल के साथ मेरी गुफ्तगू होती रहती थी और गुफ्तगू तो क्या है, आप समझे कि कभी कभी कुछ दलील जैसी हो जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन एक बात कही मुझे कि बोले दिखला तू छे ने LLB करी ले, बोले वकील बनी जा, तो बोले किरीट पान वाला जो वही बनी जैसे। अल्लाह। तो हम लोग ने बचपन से यानी कि किरीट पान वाला को आप जानते हैं कितने फेमस वकील है हमारे यहाँ सूरत के अंदर, उनको देख देख के बड़े हुए हैं और वो बात मेरे जहन में घर कर गई जी। और फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो गो एंड डू अ लॉ, मुझे LLB करना चाहिए। लेकिन बहरहाल स्पोर्ट्स में था तो इसलिए लॉ पूरा कंप्लीट कर नहीं सका। फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं अमेरिका चला गया था एंड इट टुक मी 10 years, 10 साल का वक्फा लग गया मुझे LLB खत्म करने में, लॉ खत्म करने में। तो सर आपका बचपन कहाँ बीता? माँ बाप के बारे में, वालिद के बारे में खासकर मैं जानना चाहूँगा कि परवरिश जो होती है बचपन में वो बहुत मायने रखती है। परवरिश के दौरान आपको क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बचपन के कुछ ऐसे वाकयात जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहो? मेरे वालिद साहब टेलीफोन ऑफिस के अंदर फोन इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अच्छा। और मैं यही लोकल नानपुरे का बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। अच्छा। वालिद साहब कुछ सन 1955 या 56 में बिहार से यहाँ तशरीफ लाए थे गुजरात में और हम सबकी पैदाइश यहीं सूरत की है। सो वी आर बेसिकली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, यहीं पे पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, तालीम भी यहाँ से ली। हम कुल 7 भाई और 2 बहनें थे और वालिद साहब ने पहले से हमें इल्म और तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, हमें पढ़ाया लिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन जो तरबियत जो हमें मिली है वालिद साहब और वालदा की तरफ से हमें मिली है, उन्होंने हमारी पढ़ाई के पीछे बहुत ध्यान दिया और मुझे बचपन से खास तौर पर बहुत पढ़ने का शौक था। आज भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ किताबें, जब भी मौका मिलता है, वक्त होता है तो, क्योंकि सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती है जो आपको आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह से सूरत से ही पढ़ाई की। अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम से थी, मेरी विद्या भारती से पढ़ा मैं। अच्छा। 10वीं तक। फिर इसके बाद मैंने
ट्वेल्थ किया यूनियन स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया नवयुग आर्ट्स कॉलेज से। अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एडमिशन लिया लॉ के अंदर। फर्स्ट ईयर लॉ किया तब मैं स्पोर्ट्स में था, स्केटिंग खेलना शुरू कर दिया था मैंने। 1994 में मैं इंडिया का स्केटिंग का नेशनल चैंपियन बना था। ओहो। तो उसके बाद मुझे मौका मिला अमेरिका खेलने जाने के लिए। माशाल्लाह। और फर्स्ट ईयर लॉ को छोड़ यानी कि ख़त्म करने के बाद सेकेंड ईयर लॉ के अंदर मैं अमेरिका चला गया खेलने के लिए। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन मुसलसल 10 सालों तक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा। क्या बात है। 95 से लेके 2005 तक। माशाल्लाह। और 2005 में मैंने अपने स्पोर्ट्स में से क्या बोलते रिटायरमेंट दिया। लेकिन इस दरमियान में हिंदुस्तान आता रहा और मैंने बीच बीच में मेरा अपना सेकेंड ईयर लॉ किया। फिर 2002 में मुझे कनाडा जाने का मौका मिला, मुझे कनाडा भेजा गया। मैं कनाडा खेलने गया एक इवेंट के अंदर, वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता। फिर मैंने 2003 में मेरा फाइनल ईयर मैंने लॉ का कंप्लीट किया। और हालांकि ये नहीं था कि पढ़ाई के अंदर मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कि मेरी मशरूफियत थी स्पोर्ट्स के अंदर, उसकी वजह से मैं अपनी कंप्लीट एजुकेशन, मुझे लॉ करने में 10 साल लग गया। 10 साल लग। और 2003 के अंदर ये ख़त्म करने के बाद फिर मैंने 2004 में फिर मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन के अंदर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। और फिर मैंने 2005 में अपनी सनत ली। जब मैंने मुकम्मल अपना रिटायरमेंट कर चुका था स्पोर्ट्स से, तो 2005 में मैंने रिटायरमेंट करने के बाद मैंने अपनी सनत ली। 1-2 साल प्रैक्टिस की और मेरे जहन में वो बना हुआ था कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए लॉ करने के लिए इंग्लैंड जाना है। तो उसके पहले मैं कई मरतबा इंग्लैंड जाके आया था खेलने के हवाले से। फिर मैंने अपना लॉ बैरिस्टर्स की पढ़ाई करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर मास्टर्स करने के लिए मैं लंदन गया 2007 में। एट द एज ऑफ 37 साल की उम्र में मैं 37 साल की उम्र में आप इंग्लैंड पढ़ने गया। तब मुझे कहा भी गया था, वालिद साहब ने भी कहा था, अम्मी ने भी कहा था कि बोले अब बहुत मुश्किल होगा पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। लेकिन एक धुन सवार थी कि नहीं, मुझे लंदन जाके पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है जहाँ से हमारे राष्ट्रपिता, हमारे जो अम्बेडकर साहब है जिन्होंने हमें संविधान दिया, वो वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर किया था। तो आई वांटेड टू डू अ लॉ फ्रॉम देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद की पहुँचे वहाँ इंग्लैंड और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। 2010 में मैं हिंदुस्तान वापस आया और तब से फिर मैं आने के बाद यहाँ से हाई कोर्ट चला गया। 2-3 साल में मुकम्मल वहाँ रहा हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद कुछ हेल्थ की वजह से वापस मुझे सूरत आना पड़ा, लेकिन अभी भी मैं मुसलसल मेरी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और सेशंस कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जैसे ही मैंने ग्रुप में आपका नाम जब शेयर किया कि बैरिस्टर आरिफ अंसारी साहब आज पॉडकास्ट पर आने वाले हैं, तो हमारे जो एडमिन हैं स्कूल के जनाब अब्दुल हफीज़ भाई, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। बापू मेरा एक सवाल सर से पूछना सबसे पहले तो कि बैरिस्टर का माना और मफहूम क्या होता है, बैरिस्टर किसे कहते हैं, बैरिस्टर क्यों कहा जाता है, उस पर कुछ रोशनी डालिए सर। देखिए बैरिस्टर, अब तो ये जो डिग्री है ये बहुत यानी कि रेयर डिग्री इंडिया में हो गई, क्योंकि बैरिस्टर बनने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता है। अच्छा। या तो कनाडा जाना पड़ता है, वहाँ भी बैरिस्टर की डिग्री आपको मिलती है। और इंडिया के अंदर तो आपको बेसिक जो प्रैक्टिस के लिए जो डिग्री चाहिए वो लॉ की डिग्री चाहिए, यानी क्वालिफाइंग लॉ डिग्री जो है वो LLB है। यानी आपने हिंदुस्तान से LLB कर लिया तो आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर होकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए लोग अब बैरिस्टर करने के लिए इंग्लैंड नहीं जाते। बहुत मुश्किल पढ़ाई है इंग्लैंड जाके। काफ़ी साल लगते हैं, प्यूपिलेज करना पड़ता है, चैम्बर के अंदर उनके साथ 1 साल निकालना पड़ता है। और जो इंग्लैंड में जो चैम्बर्स ज़्यादातर है वो जो हमारे ब्रिटिश लोग हैं, गोरे जो है, उनका डोमिनेंस है उसके अंदर। तो जल्दी इंडियंस लोगों को ना वहाँ पे एंट्री यानी प्यूपिलेज ऑफर होती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत सालों तक इंग्लैंड में रहा। 95 से मैं जब अमेरिका गया तब से उसके बाद खेलने जाया करता था। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात थे काफ़ी लोगों के साथ, बहुत बैरिस्टर्स के साथ, चैम्बर्स के साथ मेरे ताल्लुकात थे। तो मैंने पढ़ाई शुरू की। तो एक मुश्किल डिग्री है, तो लोग चाहते हैं क्यों बैरिस्टर बन के आए और इतना लाखों रुपए का खर्च करे और जद्दोजहद करे। आने के बाद भी तो यहाँ प्रैक्टिस तो यूँ भी कर सकते हैं आप LLB करने के बाद, और बैरिस्टर करने के बाद भी करेंगे। लेकिन एक वो है कि एक वो बन जाता है आपके ऊपर कि भाई यू आर अ बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, राइट, यू आर अ बार एट लॉ, इस तरह से होता है। लेकिन बहुत रेयर डिग्री है, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान में बैरिस्टर। हिंदुस्तान में कितने बैरिस्टर एडवोकेट अभी है मुस्लिम समाज की मैं बात करूं? मुस्लिम समाज में आप यूं कह सकते हैं कि गिने चुने ही है। अभी एक नया लड़का, मुझे उस दिन में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को देख रहा था, तो उसके अंदर
शायद उस गालिबन लड़के का नाम हारिश है। हाँ हारिश नाम था। जब उसने आर्ग्यूमेंट शुरू की कोर्ट में तो जज साहब ने खुद उनसे पूछा, तो उसने कहा बोले कि आई एम अ बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड एंड आई एम ट्रांसफरिंग नाउ टू इंडिया। बोले मैं माशाल्लाह। कर रहा हूँ। तो वो है एक बैरिस्टर ओवैसी साहब, आप सब कोई जी। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने वहाँ से किया है। एंड बाकी तो मुझे कोई जनरली जल्दी देखने को नहीं आए कि कोई आज वहाँ से आके वापस, क्योंकि एक बार जब आप वहाँ इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ से लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर आप क्यों ही हिंदुस्तान आएंगे? जी। हिंदुस्तान आके आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्यों करेंगे आप? हम्म। बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड पेमेंट, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे मिलती है और आपका लाइफ काफ़ी अच्छा वहाँ पे होता है, बिल्कुल टाइम टेबल, यू एंजॉय प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश कोर्ट्स। तो फिर वहाँ पे यहाँ पे आके फिर आपको क्या ही मिलने वाला है? जी तो बिल्कुल। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग और भी गए हो, लेकिन जिन्होंने यहाँ आना गवारा नहीं किया हो और वहाँ पे पढ़ाई करके वहीं पे बस गए हो क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ पढ़ाई करके हायर एजुकेशन करके वापस हिंदुस्तान आना था, क्योंकि एक एक अजब सी कशिश थी अपने मुल्क के साथ। और खास तौर पे कहते हैं ना, बोले कि सुरतियों ने एक जगह सूरत में फावी जाए तो बची कशे नहीं फावतू। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं न्यूयॉर्क में रहा, मैं लंदन में रहा, मैं बहुत साल तक टोरंटो में रहा, यूरोप में रहा, लेकिन आखिरकार तो आए अपने मुल्क ही क्या। जी 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 जी। तो सर यहाँ पे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, हिंदुस्तान के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो अब चूंकि वो एक बरतानिया है, वहाँ पर एक अलग तहजीब व तमद्दुन कल्चर है, तो क्या आप पर वहाँ का कल्चर कुछ गालिब रहा? शिव भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत कम लोगों ने आज तक मुझे सवाल पूछा है। मैं 24 साल की उम्र में अमेरिका चला गया था 24 साल की उम्र। और मैंने 8 महीने के बाद मेरे छोटे भाई आसिफ को बुला लिया था और उसके 4 महीने बाद मेरा दूसरा छोटा भाई आशिक, उसको मैंने बुलाया था। हम 3 भाई वहाँ पे थे। हम लोग का एक शेड्यूल, अपने आप को ऐसा शेड्यूल बना दिया था, क्योंकि हमको पता था कि इस मुल्क के अंदर अगर अपने आप को किसी चीज़ से, हर चीज़ से, हर बुराई से बचाना है, तो आपको लगे रहना है मस्जिद के साथ जुड़ना है आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग क्या करते थे ना कि पूरे वीक काम करते थे और जो जुमेरात का दिन होता था ना, जिस दिन अपना वीकली जो इज्तिमा तरीका होता था, इज्तिमा जैसा, तो अल फलाह मस्जिद होती थी कोरोना के अंदर, न्यूयॉर्क में हम लोग क्वींस में रहते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे कि वहाँ पे शाम को पहुँच जाएँ। जी। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि एक तो अपनापन, मस्जिद के साथ जुड़ाव, अपना माहौल, इस्लामिक माहौल और अपने लोगों से मिलने का, इंडियन लोगों से मिलने का मौका मिलता था। मुझे सबसे पहले जो यहाँ से मिले थे कि गोलंदा स्ट्रीट के थे, अब तो नाम भी मुझे याद नहीं है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इस तरह से हमने अपने आप को कोशिश किया कि उसमें रहने के बाद भी हमने लोगों के साथ मस्जिद वाला जो माहौल था उसको नहीं छोड़ा। और उस चीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि हमको क्या बोलते हैं, हर तरह की बुराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोका। वरना तो ऐसा होता है कि बहुत कम एज के अंदर जब आप जाते हैं तो बड़ा खुला हुआ मुल्क है, बिल्कुल आज़ादी है, जी, जी। सचमुच का फ्रीडम है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़ी आसानी से आप आपकी राहों से, आप अपने रास्ते से उतर जाते हो। लेकिन अल्लाह का एहसान था कि एक तो पहले तो मेरा स्पोर्ट्स था, तो मुझे एक ही बस धुन हर वक़्त सवार होती थी कि मुझे खेलना है, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। तो मैं गोरों के साथ भी खेला हूँ, मेरी अपनी टीम थी, मैं एक क्लब के साथ खेलता था। जी। बेशोर क्लब है और एक लॉन्ग आइलैंड क्लब, 2 क्लबों के साथ मैं खेलता था। तो मेरे साथ खेलने वाले सारे गोरे और काले होते थे, कुछ चाइनीज़ भी थे एंड दे वर ऑल टॉप स्केटर्स फ्रॉम देयर कंट्री, जी, अपने-अपने बिल्कुल। मुल्क के सबसे बेस्ट थे। माशाल्लाह। तो उनके साथ खेलने का मौका मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का कल्चर कभी भी मुझ पे यानी कि अपना रंग नहीं छोड़ सका। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने बिल्कुल, साल, बिल्कुल। तकरीबन 16-17 सालों तक मैं वहाँ पे रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने तमाम बुराइयों से बचाया। और अम्मा-अब्बा की, वालिदैन की दुआएँ भी थी कि यहाँ पे वापस हिंदुस्तान लेके आए और आज अपने मुल्क की कुछ थोड़ी-सी खिदमत करने का मौका मिला है। सर इसीलिए मैंने ये सवाल ऐड किया चालू कन्वर्सेशन में कि मैं देख रहा हूँ ज़माना आज हर एक के सामने ही है कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कल्चर में कहीं न कहीं वो लोग भी यूज़ हो जाते हैं, यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो आपको आपकी जब मैं देख रहा हूँ कि भाई आप कौम मिल्लत का एक दर्द रखते हैं, और जब मैंने अल्लामा इकबाल को जब पढ़ा, जब उनकी जब शख्सियत को देखा, वो भी वहीं पर पढ़ने गए थे, ठीक है ना? और आपके साथ किसी बात के दौरान आपने बताया था कि आपने वहाँ पर लंदन के किसी म्यूज़ियम में उनके बारे में पढ़ा था उनके मैंने। बारे में कुछ पढ़ा था। तो सर उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें, जो खत लिखे थे किसी ने? वो देखिए एक्चुअली शोएब भाई, एक इंटरनेशनल एडवांस लीगल स्टडीज़ करके एक वहाँ पे लाइब्रेरी है, IALS। तो जब मैं अपने रिसर्च में था, मैं LLM मास्टर्स कर रहा था, तो मैं अपना रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च टॉपिक के लिए मुझे
उसकी मेंबरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हुई थी। तो मैं वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में मैं था तब, सॉरी, उस लाइब्रेरी में मैं रोज़ जाया करता था पढ़ाई के लिए। रोज़ वहाँ पे जाके मैं अपना थोड़ा बुक्स वगैरह सारी अवेलेबल थी, क्योंकि वो उस दौर में, यानी कि आज से 15, 16, 17 साल पहले भी तकरीबन इतना सोशल मीडिया आम नहीं था। हाँ, बिल्कुल। मैं 2007-8 की बात करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तब उनके, हालाँकि अल्लामा साहब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन जो फ्रीडम का स्ट्रगल जो चला था, जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई चली चली थी, उसके अंदर एक बहुत अहम रोल उन्होंने प्ले किया था। क्योंकि देखिए, जो कलम की ताकत होती है ना, हर वक़्त आपकी वो मेरा ये अपना थोड़ा तजुर्बा है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत पे गालिब आ जाती है। क्या बात है! बहुत खूब। अगर आप उससे लड़ेंगे तो 1 या 2 लोगों को आप नुकसान पहुँचा पाएँगे। लेकिन अगर जब आप कलम को चलाएँगे तो कलम की जो आपकी बात है ना, आप लोगों तक पहुँचा पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको कलम की ताकत दी है। माशाअल्लाह, तो बिल्कुल। आज हम कलम के सहारे बैठे। तो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मुझे आई कम अक्रॉस सम बुक्स, मुझे बहुत सी चीज़ें, एक पूरा सेक्शन था जहाँ पे इंडियंस बुक थी। हुँ, यानी कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन वाज़ डेडिकेटेड फॉर इंडिया, हुँ, कि भारत की सारी बुकें, सारा इतिहास वहाँ पे पढ़ने को मिला। हुँ, और वो एक पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, एक जो खत जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो खत एक बहुत मोटिवेशनल और एक इंस्पिरेशनल खत था, जी। जो अ पाकिस्तान के जो फाउंडर थे उनको लिखा गया था। हुँ, और वो खत के अंदर उनको यानी कि इमोशनली इनवाइट किया गया था कि आप मुल्क के मुसलमानों को छोड़ के चले गए। हुँ। आप ही बिल्कुल, यानी कि इस तरह से, यानी कि लबो-लुबाब खत का ऐसा था कि आपने इनको यतीम छोड़ दिया बोले, तो इट इज़ माय रिक्वेस्ट दैट यू शुड कम बैक एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, और इस तरह का वो पूरा एक मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने वो खत लिखा था अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल साहब ने अल्लामा लिखा इकबाल था। ने जिन्ना साहब को लिखा था, सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल। तो शोएब भाई, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि देखिए कि मैं भी आप ही की तरह से, आम लोगों की तरह से एक ऐसे समाज से आया, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया जब मैं इंग्लैंड पहुँचा हूँ। और आपने देखा होगा कि ये जो मुल्क था, बरतानिया जिसे उर्दू में कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की। कहते हैं कि बोले इनकी हुकूमत में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। तो हम जब छोटे थे तो समझ में नहीं आता था, सूरज तो अस्त हो ही जाता है ना, सूरज तो यहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पता चला कि अगर सूरज पश्चिम पूरब से निकलता है, तो पूरब में भी उनकी हुकूमत थी, और पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम में भी उनकी हुकूमत थी। तो यानी कि उनकी हुकूमत हर जगह थी, यानी कि उनकी हुकूमत के अंदर कहीं न कहीं सूरज ऊपर रहता था। तो ये कहावत थी। लेकिन आज देखिए कि 200 250 साल हुकूमत करने के बाद आज आज इंग्लैंड की हालत क्या है, यूके की हालत क्या है? मैं अपने पूरे ये टेन्योर के अंदर, यानी कि आपको बताऊँ, 95 95 से लेके अब तक 2015 के बाद मेरा इंग्लैंड जाना कम हुआ है, बहुत कम गया हूँ मैं। लेकिन 2015 तक मैं 27 मर्तबा इंग्लैंड गया, जिसमें मैं 3 साल तो वहाँ पे मुसलसल रहा था पढ़ाई के लिए, 3 साढ़े 3 साल। तो वहाँ के कल्चर को मैंने देखा, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, और उन्होंने दुनिया को कुछ दिया है। जी, बेशक। उन्होंने कुछ दिया है दुनिया को। मैं बार-बार, मैं अपने वालिद साहब के साथ बात करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता था, मैंने कहा कि आप बेशक जाएँ, आप वेस्ट जाएँ, लेकिन आपके सामने 2 चीज़ें हैं। जैसे कि इस्लाम में कहा गया कि आपको हलाल और हराम दोनों चीज़ आपके सामने रख दी गई है। आपको तालीम और इल्म आपको दे दिया गया है। अब आपके ऊपर है कि आप अक्ल सलीका यूज़ करें, और उसमें से हक सही क्या है, गलत क्या है, उसको आप चूज़ करें। एग्री। हाँ, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ कि आप यू गो टू वेस्ट, राइट? वेदर यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, व्हेरेवर यू वांट टू गो, गो। लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को वहाँ से एडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। आप इल्म को, तालीम को, उनकी अच्छी चीज़ों को, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूँ। सबसे पहला जो मेरा दौरा था अमेरिका में जब गया, तो न्यूयॉर्क में मुझे कुछ दूसरे या तीसरे दिन न्यूयॉर्क सिटी जाना था। तो मैं आई वाज़ वेरी यंग, जैसे मैंने बताया कि शायद 24 साल की मेरी उस समय उम्र थी। हुँ, तो मैं गया तो मुझे एक स्ट्रीट क्रॉस करके सामने की बिल्डिंग में जाना था। मुझे आज भी याद है, 200 यूनियन या कुछ बिल्डिंग का नाम था। तो मेरे साथ ही एक गोरा शुरू हुआ चलना, वो गालिबन उसी बिल्डिंग में जाने वाला था, लेकिन वो रेड लाइट हो गई तो वो चला गया, मैं रुक गया। तो मैं रुक गया तो वो गोरा अंदर चला गया, उसने काँच का जो दरवाज़ा था वो खोल के वहाँ पे खड़ा रहा, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद मैं भी उसी बिल्डिंग में आऊँगा। तो हाँ। मैं गया तो मैंने उसको यूँ कहा, तो उसने कहा थैंक यू, यू आल कम। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि अगर जो हिंदुस्तान में मैं अभी ओह होता, हो! और हिंदुस्तान में कोई होता या मैं ही होता, तो मैं ये दरवाज़ा लेके उसके मुँह पे मारता, मैं क्यों तेरे लिए खड़ा रहूँ? अल्लाह, अल्लाह, हाँ, अल्लाह। आज यही होता है ना हमारे हाँ, मुल्क हाँ, में। हाँ, हाँ। हमारे अंदर हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम हुँ, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ अभी 3 दिन पहले मैं
मौलाना शेर पंजाब के बयान में था, बैठा हुआ था, मैं ऊपर था, उनके साथ ही था। तो बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होता हूँ मैं, लेकिन उनको सुन के मुझे ताज्जुब लगा कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम का जो बेसिक था, इंसानियत, उसके ऊपर बात की। बारे में सारी बातें जो उन्होंने फ़ोकस की, वो इंसानियत के ऊपर की, कि बीइंग अ मुस्लिम हाउ यू, आप किस तरह से सोसाइटी में रहते हैं, समाज में, माशरे में आप किस तरह से रहते हैं। जी, बिल्कुल। मेरी मेरी नमाज़ तो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की है। मेरी इबादत तो मेरी पर्सनल है। मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, आपको झूठ बोल दूँ, लोगों को झूठ बोल दूँ कि मैंने रखा है, लेकिन मुझे तो जवाब किसको देना है? आपको देना है। यू आर नॉट अ जज। आप कोई नहीं है मुझे तय करने वाले कि भाई क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं। लेकिन दूसरे जो मैं काम जो करता हूँ, दुनिया के अंदर रहता हूँ लोगों के साथ, तो उस चीज़ को, तो ये जो मैंने देखा उनके बीच में वहाँ पे, कि उनके अंदर इंसानियत है। गोरी चमड़ी के लोगों के अंदर इंसानियत है। उन्होंने पढ़ा, वो दे रिस्पेक्ट यू एज़ अ ह्यूमन, दे रिस्पेक्ट यू। जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें, हमारे अंदर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम का बेसिक ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कि नहीं, कुरान के अंदर कहा है कि आपने एक इंसान को बचाया, गोया आपने सारी इंसानियत को बचा लिया। जी, बिल्कुल। आपने एक को मारा, या गोया आपने सारी इंसानियत को मार दिया। जी। तो ये हमारी कमियाँ हैं कि हम अपने अपने जो मैसेज को कन्वे नहीं कर पाए। इतनी इतनी बेहतरीन किताब जो हमारे पास है, उसको किताब को पकड़ के दबा के बैठ गया हूँ। वी डिड नॉट लेट इट स्प्रेड टू एवरीबॉडी। जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन करते कैसे? शुभ है, हमने ही तो उसको ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसको जब हम समझेंगे तब तो हम किसी को बताएंगे जी। कि चीज़ क्या है। और ये आपके अखलाक और आपकी जो डे टू डे आपकी ज़िंदगी है ना, ये लोगों को अपील करती है। जी, बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ आप वक़्फ़ के रिगार्डिंग काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे ऑडियंस जो सुन रही है, उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि वक़्फ़ का जो उम्मीद पोर्टल है, उसकी आखिरी तारीख़ क्या है? और इस पोर्टल में अब तक कितने लोग जुड़े हैं? कितने रजिस्ट्रेशन हुए? और जो ये वक़्फ़ का जो कानून जो एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद जो मुतवल्ली हज़रात हैं, उनके क्या रुझानात आए? उनकी क्या रिस्पॉन्स रहा आपके साथ? इसके ऊपर मैं जवाब देने से पहले चाहूँगा कि लोग ये जानें कि वक़्फ़ है क्या? जी। वक़्फ़ एक इस्लामिक, एक ऐसा तरीका है जो आपको कोई अपनी चीज़ अल्लाह के लिए हमेशा के लिए दे दें आप, वो वक़्फ़ होता है। जी। और वो जब तक कायम रहेगी तब तक वो मुसलमानों के हित में यूज़ होती रहेगी। बेशक। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये वक़्फ़ का कानून बना, यानी कि जब शुरुआत में बिल बना है, तो बिल बनने के बाद उसको जब पहले बनता है ना कानून, तो उसके पहले बिल होता है, जी। जो ड्राफ्ट होता है, जो लॉ मिनिस्ट्री बनाती है, फिर जी। उस कंसर्न जो मंत्री होता है उसको संसद में पेश करता है। तो जब वो पेश किया गया, तो उसको कानून यानी संसद में बहुत क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ा को, इस बिल को। और बहुत जब दबाव आया सरकार के ऊपर, तो सरकार ने इसको रिफ़र कर दिया, जेपीसी बना के उसको कमेटी को रिफ़र कर दिया। जेपीसी के अंदर टोटल 31 मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, अलग-अलग पार्टीज़ के थे। और उसके जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल साहब थे। अच्छा। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 265 जगह पे, लगभग कमोबेशी 1-2 ज़्यादा आगे पीछे हो, तो इतनी जगह पे दौरे किए। और उसके बाद लोगों की राय, मशवरा, अपने-अपने उनके ऑब्जेक्शंस मँगाए गए। लिखित में भी मँगाए गए और मौखिक में भी इनवाइट किया गया, कुछ लोगों को इनवाइट किया उन्होंने। तो मुझे भी मौका मिला था, मैंने लिखित में भी अपने ऑब्जेक्शंस भेजे थे। और 3 सेक्शंस के ऊपर जो ख़ास जो थी, जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल थी, उसके ऊपर मैंने अपने ऑब्जेक्शंस लिए थे। और फिर मुझे मौका मिला था जब अहमदाबाद में कमेटी आई थी जेपीसी, तो आई अपीयर्ड बिफोर देम। अच्छा। और मैंने उनके सामने अपना आर्गुमेंट भी रखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के संसद को पेश की, और संसद ने फिर उसको उसी सूरत में जो इन्होंने पेश किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया और पास कर दिया, और वो कानून बन गया। अब कानून के अंदर प्रोविज़न ये था कि उम्मीद पोर्टल के बारे में, UMEED, उम्मीद, जी। इसका पूरा फुल फॉर्म है। एक बड़ा अजीब इंग्लिश पूरा फुल फॉर्म जी, इन्होंने जी, रखा हुआ जी। है, जो एक आम आदमी के तो समझ में भी नहीं जी। आए और उसके ज़हन में उतरे भी नहीं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जी। लेकिन उम्मीद इसलिए समझ में आया था कि भाई उम्मीद है इंसान को, भाई। हाँ। तो उसके बाद इन्होंने कहा था, अंदर कानून के अंदर कहा गया है कि बोले उम्मीद पोर्टल पे आपको अपनी वक़्फ़ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को अच्छा। 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब वो 1 डेढ़ महीना तो उसी में गुज़र गया, क्योंकि इन्होंने कानून पास कर दिया। उसके बाद वो कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास उसके असेंट के लिए गया, फिर गेज़ेट में आया। उसके बाद
ये प्रोसीजर है, कानून बनने के प्रोसीजर ये होता है। उसके बाद पोर्टल बनाने में इनको काफ़ी वक्त लग गया, पोर्टल लॉन्च करने में, उम्मीद का पोर्टल। तो हमारे उतना वक्त हमारा ज़ाया हो गया। फिर हम लोग ने एक एप्लीकेशन लगाई, जमीयत उलमा हिंद ने और कुछ तंजीमों ने लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये आप इसको एक्सटेंड करके दें। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया इस तरह से और कहा कि आप अपनी ट्रिब्यूनल के सामने जाए, स्टेट कंसर्न ट्रिब्यूनल के सामने जाए, क्योंकि हर स्टेट के अंदर एक वक्फ का ट्रिब्यूनल बना हुआ है। फिर हम लोग ने यहाँ पे मुस्लिम तंजीमों ने, मुसलमानों ने मिलके एक एप्लीकेशन लगाई यहाँ पे हाई कोर्ट गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में, और साथ साथ वक्फ बोर्ड ने भी हमको थोड़ा साथ दिया इसके अंदर। उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लगाई और इसको सुनने के बाद फौरन गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल ने इसको 6 महीने का, जो कानून के अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको 6 महीने तक एक्सटेंशन दे सकती है, तो फुल एक्सटेंशन 6 महीने का हमको मिल गया जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक्सटेंशन है, वो जो एक्सपायरी उसकी डेट है, इसकी जो ख़त्म होने वाली है, वो 6 जून 2026 तक है। 6 जून 2026 तक है। लेकिन गुजरात वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन अभी बाहर पड़ा है कि उस वक्त तक मुतवल्ली हजरात जो है या तो ट्रस्टी हजरात उस 6 तारीख तक इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये इस्तेमाल कर पाएंगे 18 मई 2026 तक, और उसके बाद 18 तारीख से लेके 6 जून तक का बीच का जो वक्फा रहेगा, या 20-22 दिन या कुछ 20 दिन के करीब या कुछ उससे कम, वो वक्त उनके अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए रहेगा। वक्फ बोर्ड के पास जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको अप्रूवल देना वगैरह जो भी चीज़ें, वो उन्होंने उसके लिए उसको अपने पास उतना वक्त रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि रीजनेबल भी उनको भी उतना वक्त मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी पिछले महीने में वक्फ बोर्ड गया था, मेरी चेयरमैन साहब मोहसिन लोखंडवाला साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि टोटल 40,000 के करीब प्रॉपर्टीज गुजरात के अंदर है वक्फ रजिस्टर्ड, उसमें से 25,000 पिछली बार तक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर, लेकिन 15,000 अभी भी बाकी है। तो मुझे अब नहीं लगता कि ये एक्सटेंशन के बाद कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे पास ही खुद कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने इसके अंदर पिछला बहुत काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस समय रात भर जाग के तकरीबन 6-7 दिन तो ऐसे गुजरे कि पूरी रात ही मैं दफ्तर में होता था मेरे। तो बहुत लोग आते थे भाई कि भाई करवाना है, क्योंकि उनको डर लगा हुआ था कि इसके अंदर एक प्रोविज़न भी है कि अगर आप मुतवल्ली तरीके से आप अपनी चीज़ को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपको 6 महीने तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इस वजह से मुतवल्ली हजरात जो थे, ट्रस्टी हजरात, वो डरे हुए थे। तो दे जस्ट रश टू, जहाँ भी उनको मौका मिला जो भी करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं जैसे मैंने काम किया। जो लोगों को भी थोड़ा सा कंप्यूटर का और इस चीज़ के तरह का नॉलेज था, उन्होंने कौम की खिदमत की है, वक्फ की प्रॉपर्टियों को किया है। लेकिन मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद जब से हमको एक्सटेंशन मिला, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के डाली भी थी कि मैंने कहा अब अपना चद्दर खींच के सो जाओ, अब तो जरूरत नहीं है ना, बोले 6 महीने का वक्त मिल गया है। बिल्कुल। और अब जब आखिरी 15 दिन बाकी होंगे तब आप सब लोग दौड़ेंगे। तो अभी जो ऐसा है कि कौम बिल्कुल सोई हुई है, यानी दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि भाई हमको जल्द से जल्द अगर मौका मिल गया है तो अपनी फाइलों को ठीक करें, अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ठीक ठाक करके उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। तो अभी ये सिचुएशन बहुत टफ है। अभी मैं जब आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ तो बाहर बैठा था, तभी एक फ़ोन आया कि सर मैं आ जाऊँ क्या? मैंने कहा आप 2 दिन रुक जाइए, आप 2 दिन के बाद आइएगा। तो कुछ लोग ऐसे आटे में नमक के बराबर है जो अभी भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भाई हमें करना चाहिए, अदरवाइज हमें तो कुछ पड़ी ही नहीं हमारी चीज़ों को बचाने के लिए। जी। तो सर अभी फिलहाल करंट जो पोजीशन है वक्फ बोर्ड की, वक्फ कानून की, तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट जो है, वक्फ एक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, अभी क्या पोजीशन है वहाँ पर? देखिए शुरुआती उस समय जब हम लोग ने जब इसको पिटीशन लगाई थी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये PIL थी उस समय, और उसको रीट माना गया था उस समय। और उस समय इंटरिम इंजंक्शन जो कुछ राहत टेम्पररी दे दी गई थी, कुछ चीज़ें रोक दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि कलेक्टर के पास एक वो था कि इन्होंने सारे पावर्स कलेक्टर को दे दी थी कि अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर 2 लोगों के बीच में किसी वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन्होंने ऐसा कानून में बनाया था कि कलेक्टर विल बी द फाइनल अथॉरिटी, और जैसे कलेक्टर के पास जाएगा वैसे ही वो चीज़ वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता है। 2-3 चीज़ों के ऊपर रोक लगाई, बाकी तो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे, आखिरी फैसला आना बाकी है। फाइनल हियरिंग कब आती है, बोर्ड पे जब आएगी तब फाइनल ईयर होगी, और इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा, तो हालांकि अब आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो कितने साल लग जाएंगे कितने नहीं, और सरकार ने तो उसके अपने
लागू तो कर दिया है, तो लागू कर दिया तो अब आपको उसको कानून के हिसाब से चलना है एंड यू हैव टू कंप्लाई। जैसे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि कौम जो है कम से कम कानून को तो मानती है, बिल्कुल। कानून के साथ चलती है, कंप्लाई करती है। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें हमारे अंदर जागरूकता नहीं है उस तरह की, जिस तरह की चाहिए उस तरह का नहीं हो रहा है काम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैंने ये भी देखा है कि जो मस्जिद के या फिर किसी भी वक़्फ़ के जो मुतवल्ली जो थे, तो जो लोग बेचारे जो एक उम्र-दराज़ का जो एक था उनका फैक्टर कि भाई उम्र और लैकिंग ऑफ एजुकेशन, तो अब आपको लगता है कि जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनको मुतवल्ली के पोस्ट पर आना चाहिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शोएब भाई, जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप भी एक बहुत ज़हीन पढ़े-लिखे इंसान हैं, यंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ तो हमें मैं अभी अभी कहीं किसी के साथ बात कर रहा था कि यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। जी, बिल्कुल। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएँगे। और हमने जो काम किया है, हमने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर कि वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली होगा, वो समाज का या मोहल्ले का जो सबसे फ्री बंदा होगा, यानी जो रिटायर होंगे हमारे मोहल्ले के जो भी चाचा होंगे, उनको ये सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं हम लोग और बस छोड़ देते हैं, बोले हो गया काम। अब वो उनके अंदर बेचारे उम्र का भी लिहाज़ होता है, उम्र का भी तकाज़ा होता है। फिर थोड़ी पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से भी कुछ न कुछ बंदिशें आती जी, है बिल्कुल। और उनको फिर लोग सुनते भी नहीं है। हाँ। यानी कि कुल मिला के फिर वो 4, 5 या 7 जो मुतवल्ली है, वो ही जाएँगे, भाई तुम किराया दे दो, भाई फलाना तुम ये खाली कर दो, ये कर दो प्रॉपर्टी के ऊपर। और उनको सुनने के लिए कोई नहीं, तो कोई नहीं चाहता कि हम अपनी आम दुश्मनी आम लोगों से लें। और बाकी क्या, हम लोग तो बस सिर्फ़ गए मदरसे में, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़वाया, मदरसा पढ़ाया, बस फ़ारिग हो गए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ तो अब इनको हमको बल्कि समझनी पड़ेगी और चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अब कानून बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। पहले जैसे जो 1995 वाला वक़्फ़ था वैसा नहीं है और ना वैसी सरकार है अब। ये बड़ी सख्त सरकार है और सख्त कानून लेके आए जी, हैं। बिल्कुल। यानी आपको अब ऐसा है कि जो मुतवल्ली हज़रात हैं, उनकी कुछ कंडीशन शर्त भी रख दी गई है कि भाई आपको कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। आपको उर्दू और गुजराती और हिंदी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ गुजरात में गुजराती बिल्कुल। चलती है, अगर महाराष्ट्र है तो मराठी चलती है वहाँ पे। तो ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए कम से कम। आपको वक़्फ़ का थोड़ा कानून पता होना चाहिए, आपको शरीयत का थोड़ा कानून पता बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तभी तो आप उस चीज़ों को देख पाएँगे, क्योंकि चीज़ों को ऑडिट कराना है, आपको अकाउंटेंट के पास जाना है, आपको अपना खर्च देना है, आपका सारा हिसाब देना है। वो आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे, फिर आपको सबमिट करेंगे। आपको लोगों को समझाना भी है कि भाई इतनी इनकम हुई है, इसमें से इतना इसके लिए खर्च हुआ है, इतना इसके लिए, इतना भाई बैलेंस बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ और मैं यहाँ से आपके आपके माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को ये अपील करूँगा कि प्लीज़ अब हर मोहल्ले में या हर वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी हमारी है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को इंक्लूड करो जो यंग बच्चे हो, हमारे पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर के जानकार हो, अंग्रेज़ी अच्छी जानते हो, हिंदी, उर्दू अच्छी जानते हो, ऐसे लोगों को साथ में रखो और उनको ज़िम्मेदारी आप दो प्लीज़। आप अगर जो बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको उनके पीछे रहबर की तरह रहो, उनको गाइड करो। समझे कि नहीं? इस तरह से कुछ निज़ाम बनाएँगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के साथ भी हम अच्छी तरह से शाना बसाना चल पाएँगे कानून को हाँ। लेकर के और हमारे ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगेगा एंड वी वुड बी एबल टू सेव आवर प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टीज़ जी, बिल्कुल। इंशाअल्लाह। तो सर ये जो भी माहौल जो बन रहा है, जो वक़्फ़ के जो कानून जो लेकर के आए मौजूदा गवर्नमेंट, तो ये सब होने के बाद मुसलमानों में कुछ जागरूकता आई है, कुछ अवेयरनेस आई है, कुछ? आनी तो चाहिए, लेकिन जैसी चाहिए वैसी कोई आई नहीं है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों के अंदर आप तो अखबार और आप न्यूज़ देखते होंगे कि जहाँ-जहाँ भी चाहा सरकार ने कभी नोटिस अपनी मर्ज़ी से दिया, नोटिस नहीं दिया, प्रॉपर्टियों को डिमोलिश कर दिया, बुलडोज़र चला दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें पूरी तरह से सरकार का कोई दोष नहीं है। अच्छा। वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम भी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। क्योंकि हम जो चीज़ों को है अगर हम कंप्लाई नहीं करेंगे कानून के साथ, कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा आपको चीज़ें उड़ा के फेंक दी जाएगी हाँ, आपकी बिल्कुल। कि भाई आपने तो ऐसा नहीं किया था। तो फिर आप कहोगे बोले मुझे नोटिस नहीं दिया, तो फिर तो आपको अदालत में जाके आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अदालत भी कहेगी बोले कि आपने तो इस तरह का इलीगल काम किया है, तो फिर क्यों आपको ये मौका दिया जाए। हाँ, तो अब शोएब भाई ये वक्त है कि आई थिंक वी शुड, आई मीन अपने आप को भी आप देखें ना कि क्या सारा सारा दोष सरकारों का ही है? नहीं, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज जो हमारी जो कब्जा हुआ है, जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम लोग खुद करके बैठे हैं। जी। हमारे ही लोग,
कितनी कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कितने परसेंटेज लोग हैं जिसके अंदर गैर मुस्लिम भाई है हमारे उसके अंदर, और कई ऐसे गैर मुस्लिम भाइयों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस दिया है। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल बने ऐसे जनाब, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। एकदम खुशी से वापस दिया और खुश हुए कि आपने हमको इतने साल लेने दिया। लेकिन हम तो जैसे कि हमारी अपनी जाती मिलकत हो उस तरह से उसके ऊपर अड्डा जमा के बैठ गए, छोड़ने का नाम लेते बेचारे मुतवल्ली साहब जाएंगे तो उनके साथ झगड़ा करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हमको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, जी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हमको समझना पड़ेगा कि बिल्कुल इसी बिल्कुल एक दिन आपको यहाँ के बाद उस दुनिया में जाके इस चीज़ों का जवाब देना है। बिल्कुल 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 बजा फरमाए। जैसे कि इस्लाम में कहा गया कि आपको हलाल और हराम दोनों चीज़ आपके सामने रख दी गई है। आपको तालीम और इल्म आपको दे दिया गया है। अब आपके ऊपर है कि आप अक्ल सलीका यूज़ करें और उसमें से हक सही क्या है, गलत क्या है, उसको आप चूज़ करें। एग्री। हाँ, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ कि आप यू गो टू वेस्ट, राइट? वेदर यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, व्हेरेवर यू वांट टू गो। लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को वहाँ से एडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल।